इस वैश्विक महामारी में सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हम आपको ऑनलाइन कक्षा के माध्यम अकाउंट का पहला चैप्टर साझेदारी के बारे में आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। साझेदारी क्या होता है? साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी उसे कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलके किसी वैध कार्य को करना ही साझेदारी कहलाता है। साझेदारी जैसे कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक होता है, अधिक से अधिक जितने व्यक्ति हो जाए। साझेदारी परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार वैध व्यवसाय को चलाने के लिए तथा लाभों को आपस में बांटने के लिए तथा उसे निजी धन, संपत्ति तथा श्रम, कुशलता आदि लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, उन्हें साझेदारी कहते हैं। साझेदारी भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों और पारस्परिक संबंध हैं जिनके ऐसे कारोबार को लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत है, जो सबके द्वारा सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। अब साझेदारी की ये तो परिभाषा और अर्थ रही। आगे देखिए विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। किसी भी साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है, नहीं तो साझेदारी नहीं होगी। अगर साझेदारों की अधिकतम संख्या विषय में कोई उल्लेख नहीं है, किंतु कंपनी विधि द्वारा नियम 2014 में नियम 10 के अनुसार सामान्य व्यवसाय करने वाली साझेदारी संस्था का अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 होनी चाहिए। जो कंपनी विधि है उसके अनुसार अधिनियम 2014 अधिनियम 10 के अनुसार कम से कम 50 साझेदारों का अधिकतम संख्या जो होगी वो 50 होगी। और दूसरा हेडिंग है आपका अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना। साझेदारी में परस्पर किसी समझौते का होना साझेदारी के लिए आवश्यक तत्व है, और यह साझेदारी के आपसी संबंध स्थापित करता है। भारतीय अधिनियम 1972 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता का अभाव है वह साझेदारी नहीं हो सकते हैं। जैसे अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, किसको क्षमता नहीं है? जो पागल व्यक्ति होता है वो साझेदारी नहीं हो सकता है, जो दिवालिया होता है वो भी साझेदार नहीं हो सकता है। वैध कारोबार अथवा व्यापार का होना। साझेदारी के लिए किसी भी वैध कारोबार का होना आवश्यक है। व्यापार का होना अनिवार्य है। किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किया गया समझौता साझेदारी नहीं कहलाता है। चौथा हेडिंग है उद्देश्य का लाभार्जन एवं लाभों को बांटना। साझेदारी का उद्देश्य होता है लाभार्जन करना, और साझेदारों में पारस्परिक आवश्यकता होती है, और यह आवश्यक नहीं कि लाभ हानि साझेदारी सभी बांटे जाए। ये जो लाभ होते हैं वो आपस में बंटवारा करना चाहिए। और से 5वां हेडिंग है साझेदारी व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय में अधिक व्यक्ति भी साझेदार हो सकते, कुछ समय दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, सभी साझेदार नहीं होते हैं। एक ही व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति को निश्चित किया जाता है कि संचालन का कार्य करेगा, और उसके संचालन का जो कार्य करता है वो साझेदारी में उसके बदले पारिश्रमिक दी जाती है। प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि या स्वामी नहीं होता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का साझेदार और प्रतिनिधि नहीं होता है। ये अगला हेडिंग है। प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी नहीं होता है, उसका प्रतिनिधि भी किसी साझेदार के लिए संविदा सभी साझेदारों को प्रभावित होता है। स्वामी की हैसियत से उसे व्यवसाय का लाभ पाने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यवसायी साझेदार मालिक नहीं होता है, केवल एक व्यक्ति उस साझेदार का मालिक होता है, और लाभ पाने का बाकी साझेदार केवल लाभ पाने का अधिकारी होते हैं। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं।
प्रत्येक साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। बिना पूंजी के भी व्यक्ति साझेदार बन सकता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय के संबंध में उच्च योग्यता, मतलब उसकी योग्यता है, वो तो साझेदार बन सकता है। बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकता है और साझेदारी का कार्य वो देखेगा और उसके पास जो पारिश्रमिक मिलेगी उसे उसके साझेदारी के रूप में, उसके पूंजी के रूप में मानी जाएगी। अगला है साझेदारी का समझौता या ठहराव। साझेदारी का समझौता किसी भी साझेदारी को करने के लिए लिखित या मौखिक समझौता होती है। बिना लिखित और मौखिक समझौता के कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद अगला है साझेदारी संलेख अथवा समझौते में ठहराव में दी जाने वाली मुख्य बातें। कौन कौन सी उस ठहराव में बातें निर्धारित की जाती है? ये निम्नलिखित बातें हैं। सबसे पहले उस साझेदारी समझौते या ठहराव में हमारा सबसे पहला होता है फर्म का नाम लिखा जाता है। फर्म का नाम का मतलब वो फर्म किस नाम से खोले जाएंगे। दूसरा, सभी साझेदारों का नाम, उस फर्म क्या क्या जितने साझेदार होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे, उनका पता लिखा जाएगा, उनका व्यापार स्वरूप और निर्धारण और स्थान को लिखा जाएगा। दूसरा, व्यापार आरंभ करने की तिथि, उसकी अवधि, उसकी तिथि क्या होगी, उसकी अवधि क्या होगी। तीसरा, फर्म की पूंजी, और फर्म की पूंजी साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी अस्थायी रहेगी या परिवर्तनशील। जो पूंजी लगाया जाएगा वो परिवर्तन होगा कि अस्थायी होगा। ये अस्थायी और परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी मतलब पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होती है, अगर हानि होगी तो साझेदार अपने पास से देंगे, अगर लाभ होगा तो साझेदार आपस में आप निकाल लेंगे। ये ही परिवर्तनशील। अगर परिवर्तनशील है तो पूंजी, अगर हानि होती है तो पूंजी से काट ली जाती है और लाभ होता है तो पूंजी में जोड़ दी जाती है। चौथा है पूंजी पर ब्याज दे। ये समझौते के अनुसार ये तय किया जाता है कि साझेदार क्या पूंजी पर ब्याज दे, जो पूंजी लगाएगा उस पर साझेदारी में पूंजी पर ब्याज दे होगा या नहीं दे होगा। ये समझौते के अनुसार किया जाता है। पांचवा, निजी खर्च के लिए आहरण कब और किस सीमा तक किए जा सकते हैं। ये समझौते में तय किया जाता है। आहरण किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात, समस्या यहाँ उत्पन्न होती है आहरण। जब हम व्यवसाय आरंभ करते हैं तो अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से पैसा या माल, गुड्स को निकालते हैं और उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहरण करते हैं। तो आहरण करने की सीमा क्या होगी, कितने अंश तक हम निकाल सकते हैं, कितने रुपए निकाल सकते हैं और उस पर क्या ब्याज दे होगा कि नहीं, ये समझौते के अनुसार तय किया जाता है। लाभों का बंटवारा एवं विभाजन अनुपात। लाभों का बंटवारा या पूंजी के रूप में बांटी जाएगी या बराबर के रूप में बांटी जाएगी, यह पहले ही तय समझौते के अनुसार तय कर ली जाती है। अगला है साझेदारों का देय वेतन, कमीशन और बोनस। जो साझेदार अपने कार्य को करता है उसे पारिश्रमिक देनी होती है, तो उसके पारिश्रमिक के बदले वेतन दिया जाएगा या बोनस दिया जाएगा या इसके अतिरिक्त कमीशन भी दी जाएगी, ये पहले ही ठहराव में तय कर ली जाती है। अगला है ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। जो गुडविल होगी वो किस प्रकार से हम आपस में मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से हम आपस में बांटेंगे, ये समझौता करता है। ये ख्याति एक प्रसिद्धि है। जितना ही प्रसिद्धि हम अच्छे काम करेंगे, जितना ही हम अच्छे काम करें उतना ही हमारा माल बाजार में बिकेगा। और क्वालिटी और क्वांटिटी बना के रखेंगे जिससे हमारा क्या हो, माल अधिक से अधिक बढ़े। प्रतिष्ठा, जिसे हम ख्याति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा हम बनाए रखेंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माल बिकेगी। तो ख्याति का मूल्यांकन हम किस आधार पे करेंगे। अगला है कि साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने और मृत्यु होने पे हिस्से की बंटवारा। जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है या अवकाश ग्रहण करता है तो किस प्रकार उस साझेदारी से उसके हिस्से का बंटवारा
दिया जाएगा, उसका धन दे दिया जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाने पर क्या अभ्यस्त साझेदार या उसके घर का कोई साझेदार बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके बारे में हम अनुबंध के अनुसार तय करते हैं। अगला है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। क्या हम पहले ही तय कर लेते हैं, क्या जब हम नए साझेदार का प्रवेश कराते हैं या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या अवकाश होता है, उस समय हम अपने संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करते हैं कि हमारे दायित्व, हमारी संपत्ति कितने की है और हमारे दायित्व कितने के हैं, जिसका यह पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अगला है संपत्तियों साझेदारों की आपसी झगड़ों का निपटारा। आपसी झगड़ों का निपटारा पहले तय कर लिया जाता है कि आपसी झगड़ों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, या तो न्यायालय द्वारा या आपस में बैठ के या राय मसौदा से पहले ही समझौता के अनुसार तय कर ली जाती है। अगला है किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर उसकी हानि का वहन किस अनुपात में करेंगे। ये पहले ही तय कर लेते हैं कि किस अनुपात में, अगर कोई साझेदार दिवालिया हो गया, अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहा है, उस दशा में हम किस प्रकार उसके किस अनुपात में हम अपने उसके दायित्वों का भुगतान बचे हुए साझेदार करेंगे। साझेदार के अधिकार एवं कर्तव्य, सभी साझेदारों का फर्म में क्या अधिकार और कर्तव्य रहेगा। गार्नर बनाम अगला है गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा या नहीं। गार्नर बनाम मर्रे का नियम कब लागू होता है, जब लिखित समझौता होगी। अगर कोई समझौता नहीं होती है, उस दशा में गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होता है, और जब लिखित समझौता या मौखिक समझौता हो जाती है, उस दशा में गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू नहीं होता है। अगला है फर्म के लेखा किस प्रणाली में रखा जाएगा और उसका अंकेक्षण होना। फर्म की जो लेखा पुस्तकें होंगी वो केप दोहरा लेखा प्रणाली में होगी या इकारा लेखा प्रणाली में होगी या भारतीय लेखा प्रणाली में होगी या रोकड़ प्रणाली में होगी, इसका पहले ही तय कर लिया जाता है। और क्या फर्म का साझेदारी का अंकेक्षण कार्य होगा कि नहीं होगा, यह तय किया जाता है।